तो आपका बहुत बहुत स्वागत है रियल स्टेट स्पेशल बजट में। और यहाँ पर हम आपके लिए लेकर आए हैं बजट की खास पेशकश जो कि रियल एस्टेट से जुड़ी हुई है। वैसे इस बार अगर देखा जाए तो रियल एस्टेट सेक्टर को जो कुछ उम्मीदें थी इस बजट से वो तो पूरी होती हुई नजर नहीं आई हैं डायरेक्टली एट इज इट कहें, क्योंकि अगर हम बात करें कि कोई टैक्स में रिलीफ मिला हो, ऐसा नहीं हुआ। कोई परिभाषा चेंज हुई हो यहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग की, वैसा नहीं हुआ। और कोई डायरेक्ट डिमांड जो होती है सेक्टर की वो पूरी होती नजर नहीं है। हालांकि पीएम आवास योजना में एक बड़ा आवंटन हुआ है, उससे जो अफोर्डेबल हाउसिंग है उसको बड़ा पुश मिलेगा। कुछ और ऐसे अनाउंसमेंट हैं जिनसे हम देखेंगे कि डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्ट पुश जरूर रियल एस्टेट को मिलता हुआ नजर आएगा। तो रियल एस्टेट को इस बजट से क्या उम्मीदें थी, क्या मिला, ये सारी बातचीत आज हम करेंगे। और इसके लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं नेरेडको के नेशनल वाइस चेयरमैन निरंजन हीरानंदानी साहब। इसके अलावा जुड़ रहे हैं क्रेडाई के प्रेसिडेंट इलेक्ट बोमन ईरानी साहब। साथ ही मार्केट एक्सपर्ट और एनारॉक के चेयरमैन अनुज पुरी साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। और एचडीएफसी लिमिटेड के दीपक पारेख साहब भी हमें कार्यक्रम में ज्वाइन करेंगे। तो आप सभी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। शुरुआत हम करेंगे निरंजन जी से, और क्योंकि हमने पहले भी बात की आपसे। निरंजन जी, बजट वैसे तो एक अलग थीम का बजट था इस बार, जिसे हम कहें कि उसमें एक मिक्स्ड विजन है। लेकिन अगर हम रियल एस्टेट की ही बात करें तो क्या आपको लगता है कि रियल एस्टेट सेक्टर के लिए थोड़ा निराशाजनक रहा? कुछ और होता तो थोड़ा मजा आता। विपिन जी, आपकी बात 100% सही है। सिचुएशन ऐसे होती है कि लोग अपेक्षा रखते हैं कि हमें कुछ मिल जाए ये बजट में, और हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको कुछ नहीं मिला, इसलिए उनको जरा दिल में दुख रहा है। एक बात रही है कि हम समझते थे कि ब्याज का जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, इनकम टैक्स रिलीफ है, वो 2 लाख रुपया 10 साल के पहले से ही हुआ चल रही है। तो हम समझते थे कि उसको 5 लाख कर देंगे। इन्फ्लेशन हुआ है, घर के दाम बढ़ गए हैं, तो उसमें कुछ राहत मिल जाएगी। हम समझते थे कि और भी जो अपेक्षा थे, जो हम इंस्टॉलमेंट भरते हैं, ईएमआई दीपक पारेख जी एचडीएफसी में भरते हैं, तो वहां भी कुछ राहत मिल जाए हमारे जो ग्राहकों को। तो ये सब अपेक्षा रख रहे थे, क्योंकि कोविड के समय में ऐसे समय आ गया था कि हर एक आदमी को अपना मकान, एक बात थी कि हम ये घर इस समय खरीद लें, और काफी लोग ने ये खरीद भी लिया है। हमारे जो स्टेट्स हैं जैसे महाराष्ट्र है, उन्होंने काफी राहत दी थी। दीपक पारेख साहब ने सिफारिश की है, और स्टैंप ड्यूटी और जो इन्वेस्टमेंट हमारे जो चार्जेस होते हैं उनको राहत 50% तक दिए, और स्टैंप ड्यूटी पर 60% राहत दी थी। तो इसमें काफी एक परिवर्तन आ गया था। तो हम अपेक्षा रख रहे थे कि केंद्र सरकार भी इसको देख के और भी कुछ कर जाएंगे, लेकिन ये नहीं हुआ, इसलिए शायद नहीं है। लेकिन दूसरी बात जो आपने जिक्र की इंट्रोडक्शन में, कि पीएमएवाई स्कीम के अंदर उन्होंने एक्सटेंड किया है 80 लाख न्यू बेनिफिशियरीज को। लेकिन ये जो 80 लाख गिनती करते हैं, वो अर्बन और रूरल को मिल के कर रहे हैं। जो हम पहले गिनती कर रहे थे, वो 1 करोड़ घर जो थे, एक 1.1 करोड़ घर थे, वो सिर्फ अर्बन एरियाज के है। तो हमें ये देखना है कि अर्बन में कितना है और रूरल में कितना है, उसका कोई स्पष्टता इस बजट में अब तक दिखाई नहीं है। तो ये हम समझते हैं कि एक पॉजिटिव न्यूज है कि पीएमएवाई स्कीम का एक्सटेंशन कर दिया है, और वो काफी रिलीफ मिल रहा है। हम समझते हैं मुंबई जैसे शहर में शायद सबको नहीं मिल सकता है, क्योंकि उनके पास वो प्राइस रिस्ट्रिक्शन 45 लाख का है, 45 लाख की अपर लिमिट गिना जाए। तो मैं समझता हूं कि इसके ऊपर 2 मत है। कुछ भाग रियल एस्टेट खुश हैं जो पीएमएवाई स्कीम के अंदर आती है, लेकिन बाकी जो खरीदार हैं वो उनको कुछ राहत नहीं मिली। जी। और कार्यक्रम में हमारे साथ दीपक पारेख साहब भी जुड़ गए हैं, चेयरमैन एचडीएफसी। दीपक साहब, बहुत आपका स्वागत है। और अभी मैं निरंजन जी से यही बात कर रहा था कि काफी कुछ अनाउंसमेंट हुए हैं, लेकिन हम जो एक्सपेक्ट करते हैं कई बार उस लाइन पर नहीं आए तो हम निराश हो जाते हैं। तो क्या रियल एस्टेट इंडस्ट्री को लग रहा था कि कुछ और डायरेक्ट इंसेंटिव मिलते जहां पर डिमांड साइड से जो है वो थोड़ा पुश मिलता? अब वैसा शायद नहीं दिख रहा है, लेकिन आपको ये बजट कैसा लगा जहां तक रियल एस्टेट की बात है? हाँ, जहां तक रियल एस्टेट की बात है,
प्राइम मिनिस्टर आवास योजना में 48,000 करोड़ वापस डाला है। वो एक्सपायर हो रहा था तो उसको एक्सटेंड किया है, और वो अर्बन और रूरल हाउस होल्ड के लिए है। और इसमें लिमिट होती है, फर्स्ट टाइम होम ओनर, हाउस नॉट मोर देन 40 लाख। सो ये तो एक्सपायर स्कीम हो रही थी, उसको तो एक्सटेंशन किया, तो लो इनकम और ईडब्ल्यूएस को अच्छा फायदा होगा। और जो हम चाहते थे, क्योंकि हाउस प्राइसेस काफी बढ़ गए हैं 4-5 साल में, और वो 80C का जो डिडक्शन है 2 लाख का, 80C का जो डिडक्शन आता है इनकम से, उसमें तो इंटरेस्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम, EMI सब आ जाता है, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, वो काफी सालों से बढ़ा नहीं था। तो हम सोचते थे कि शायद वो इन्फ्लेशन हुआ है और लोग के पास ज्यादा पैसा हाथ में होए तो स्पेंड कर सकते हैं। अभी मैन्युफैक्चरर्स का क्या बोलते हैं, कोविड के लिए थोड़ा कंजम्पशन कम हो गया है, और अर्बन कंजम्पशन और रूरल कंजम्पशन दोनों में जरा इम्पैक्ट आया है। तो हमें आदमी लोग को, कॉमन मैन को ज्यादा पैसा रखना चाहिए घर में, तो वो स्पेंड कर सके। सो वी वर होपिंग 80C का लिमिट बढ़ाए, बट वो नहीं हुआ है। खैर, गवर्नमेंट हैज, हमें भी सोचना चाहिए कि ये तीसरा बजट है निर्मला जी का, जिसमें कोविड का इम्पैक्ट आया है। 2009 से कोविड हुआ है। सो वो इमर्जिंग ट्रेंड्स थे, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, ग्लोबल इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, सप्लाई चेन में हिंडरेंसेस है, अनइवन ग्रोथ हुआ है इंडिया में, जो हाई कॉन्टैक्ट इंडस्ट्रीज है, और इनफॉर्मल सेक्टर को काफी पेन हुआ है। ऑयल प्राइस $90 पर बैरल हो गया है। सो they were constrained. The finance minister's hands were tied because she have much leeway, despite getting much more money from direct taxes. Direct tax का revenue काफी बढ़ गया है, 50% बढ़ा है from last. ये corporate tax है, ये central GST है, और ये income tax है। ये तीन मिला के 50% 8 महीना में बढ़ा है। जी, तो पारिक साहब, ये तो एक पिक्चर आपने एक क्रिएट बताई हमको कि इस तरीके से क्या रहा, और जो निर्मला जी थी उनके पास भी बहुत ज्यादा स्कोप नहीं रहता जब वो बजट बनाती, उनको सबका ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन अगर हम कहें, जैसे अर्बन प्लानिंग कमेटी की उन्होंने एक बात कही, PM गति शक्ति को सहारा देने के लिए बात कही, 25,000 किलोमीटर के रोड बनेंगे, 20,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो ये सब मिला जुला के डायरेक्ट नहीं लेकिन एक इनडायरेक्ट इंपैक्ट डालेगा रियल एस्टेट के ऊपर। हाँ, डालेगा, क्योंकि इसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, ये ग्रोथ बजट है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट है। तो ग्रोथ के लिए तो एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, ग्रोथ के लिए रॉ मटेरियल, स्टील, सीमेंट, लेबर, बिल्डिंग मटेरियल से सबकी जरूरत होती है। सो इंडस्ट्री बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। कंस्ट्रक्शन एम्प्लॉयमेंट को जो थोड़ा पेन हुआ है कोविड के लिए, उन लोग के लिए ये अच्छा है, काफी स्पेंड करे गवर्नमेंट, 7.5 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, रोड्स एंड रेलवेज, ये सब मिला के। सो ये काफी लार्ज अमाउंट है। हमें खाली यही देखने का है कि इम्प्लीमेंटेशन बराबर होए, एग्जीक्यूशन बराबर होए। एग्जीक्यूशन में हम कभी कभी फॉल्ट कर देते हैं। सो ये एग्जीक्यूशन का मामला है, इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन, ये 7.5 लाख का बराबर होना चाहिए। बिल्कुल। तो ये तो बात हुई रियल एस्टेट की, दीपक सर, लेकिन मैं अगर ओवरऑल बजट पर आपकी राय जानना चाहूं, जिसे कहा जा रहा है कि ये अगले 25 सालों का विजन है, ऐसा वित्त मंत्री ने कहा, आपको उस लिहाज से बजट कैसा लगा? नहीं, मुझे ये बजट अच्छा लगा। वो टिंकरिंग करते हैं, थोड़ा इधर ऊपर डालते हैं, थोड़ा टैक्स नीचे करते हैं, वो नहीं किया है। डायरेक्ट टैक्स को टच नहीं किया है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, इसी को टच नहीं किया है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स भी बराबर ही इतना ही रखा है। सो टैक्स चेंजेस नहीं हुआ है, क्योंकि टैक्स रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं। सो देयर वाज नो नीड टू इंक्रीज द टैक्स रेट्स। सो ओवरऑल हमें तो बजट अच्छा लगा। ये ग्रोथ ओरिएंटेड है, हमें ग्रोथ चाहिए इंडिया में, और 9.2% ये साल ग्रोथ जो एस्टिमेट किया है, वो लार्जेस्ट एनी इमर्जिंग इकोनॉमी, लार्ज इमर्जिंग इकोनॉमी का हाईएस्ट ग्रोथ रेट होगा। और नेक्स्ट ईयर ऑल्सो गवर्नमेंट सोच रहे है, प्लानिंग का, नीति आयोग और रिजर्व बैंक, IMF सब बोलते हैं 8-8.5% तो ग्रोथ आने वाला है नेक्स्ट ईयर भी। सो 2-3 साल हमें 8-9% का ग्रोथ मिले
तो इंडिया का नक्शा चेंज हो जाएगा, क्योंकि काफी सालों हमारा ग्रोथ रेट 4-5-6% ही हुआ है। काफी सालों के बाद 9% होगा। सो 2-3 साल ये सस्टेनेबिलिटी रहे ये जीडीपी ग्रोथ की, तो अपना देश भी आगे बढ़ेगा, पॉवर्टी कम होगा, एम्प्लॉयमेंट ज्यादा होगा, और एजुकेशन के लिए भी प्राइम मिनिस्टर जी ने अच्छा किया है। और जो गिफ्ट सिटी में किया है वो एकदम नई सोच से किया है कि गिफ्ट सिटी में फॉरेन यूनिवर्सिटीज आके कॉलेज खोल सकते हैं, एचआरडी मिनिस्टर का रूल्स नहीं अप्लाई होगा, और स्कूल्स, कॉलेजेस, इंटरनेशनल स्कूल्स भी आ सकते हैं वहां पे। सो गिफ्ट सिटी बढ़ाना चाहते हैं, विच इज अ वेरी गुड आइडिया। जी पारिक साहब, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बजट पर और रियल एस्टेट सेक्टर के लिए खास तौर पे अपनी राय रखने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर को अभी जितना मिला, लेकिन आने वाले वक्त पे सरकार का ध्यान उस पर अलग से रहेगा और हमें वक्त वक्त पर अलग अलग चीजें सुनने को मिलेगी। बहुत शुक्रिया सर। चलिए, हम बमन ईरानी साहब भी हमारे साथ हैं और अनुजपुरी साहब भी। तो बमन साहब, दीपक साहब ने बहुत सारी बातें कही, लेकिन मैं आपसे कहूं, क्योंकि थोड़ा सा वही हो जाता है, आपने बहुत कुछ कर रखा है रियल एस्टेट के लिए, लेकिन उम्मीद ये थी कि जिस समय से गुजरे हम पिछले 2 सालों से, फॉर्चुनेट है कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री ने बेहतर किया है। लेकिन जब घर खरीदार वाकई में निकल पड़ा था घर खरीदने के लिए, शायद उसको थोड़ी और राहत मिलती तो वो और बेहतर तरीके से अपनी पसंद का घर खरीदता। लेकिन मान लीजिए ये नहीं भी हुआ, तो भी आपको लगता है कि इसका कोई मार्केट पर एडवर्स इंपैक्ट आएगा, या लोग अभी भी जो सेंटिमेंट चेंज हुआ है, जो चीजें बदली हैं, वो उस तरह से चलती रहेंगी? पहले तो थैंक यू, आप हर साल ये शो करते हो, हर साल हम आपके पास आते हैं और हमारी राय बताते हैं। जैसे मैं दीपक भाई की बातों से एकदम सहमत हूँ। गवर्नमेंट भी दो साल से इस क्राइसिस का सामना कर रही है, और एक क्राइसिस का सामना करने के साथ हर साल जो बजट निकाल रही है, मैं तो कहता हूं इस साल नो न्यूज इज गुड न्यूज। एक तरह से आप वो देखिए, गवर्नमेंट ने कहीं पे भी डायरेक्ट टैक्सेस पे इम्पैक्ट नहीं किया है, लोगों के हाथ में जो आमदनी आती है उस पर टैक्स बढ़ाया नहीं है। इसका बहुत स्ट्रॉन्ग सेंटिमेंट चल रहा था, लोगों का ऐसी सोच थी कि वो लोग टैक्स बढ़ाएंगे। अगर वो टैक्स बढ़ जाता तो आपके पास कम पैसा होता आपके हाथों में जो आप खर्च कर सकते थे। तो गवर्नमेंट ने वो एकदम कंट्रोल में रख के काम किया है। दूसरा, जैसे दीपक भाई ने बताया, ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है जिसमें गवर्नमेंट बहुत सारी एक्सपेंस करने वाली है, और इस एक्सपेंस का बेनिफिट ये होता है कि लॉट्स मोर मनी जो होता है वो आम लोगों के हाथ में आता है। जब इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड बढ़ता है तो उसमें एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। जब आप देखिए, उन्होंने गति शक्ति फ्रेमवर्क जो बनाई है उसमें डेवलपमेंट लॉजिस्टिक्स पार्क के करने वाले हैं, इससे वापस आमदनी बढ़ेगी, व्यवहार बढ़ेगा, धंधा बढ़ेगा लोगों का, तो इट विल बी ओवरऑल बेनिफिट फॉर द एंटायर पॉपुलेस। जहां तक आपकी बात है कि विल द होम बाइंग कंटिन्यू, मैं मानता हूं ये तो कोविड की करनी है कि लोगों को पता चला कि बियॉन्ड जस्ट गोल्ड एंड स्टॉक्स एंड शेयर्स या बॉन्ड्स, उसके आगे कुछ ऐसी चीज जो हमारे हाथ में होनी चाहिए, जो रियल है, जिसको हम यूज कर सकें। वो एक ही चीज होती है, वो अपना घर होता है, और लोगों को घर की अहमियत पता चल गई है और लोग इसमें इन्वेस्ट करते रहेंगे। मेरा ये मानना है देयर इज अ जेन्युइन डिमांड फॉर हाउसिंग। जब तक डेवलपर्स कीप स्टडीइंग द मार्केट और राइट प्रोडक्ट राइट प्राइस पे निकालते रहें तो इसकी डिमांड कम होने से रही। और आपने दीपक भाई को एक्चुअली मेन सवाल पूछना चाहिए था कि आगे चल के इंटरेस्ट रेट्स जो हैं, आज की तारीख में होम लोन्स 6.5% में मिल रहे हैं। दिस इज अनदर ह्यूज इम्पेटस फॉर होम बाइंग। ये अगर होम लोन्स अपनी जगह पे रहें, इसमें बढ़ोतरी न आए, तो मैं मानता हूं अगले 3 या 5 साल तक ये गति हमारी चालू रहेगी। मांगने के लिए तो हमारे पास बहुत सारी चीजें थी, बट एक मांग जो हमारे कस्टमरों के लिए हमने की थी वो ये था कि अफोर्डेबल हाउसिंग का जो डेफिनेशन है वो अगर वो सिर्फ एरिया तक सीमित रखते और उस पे 45 लाख का सीलिंग ना लगाए होते, तो जो अर्बन एरियाज है इंडिया के, जहां पे सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है घर बाइंग की, वहां के लोग भी आसानी से अफोर्डेबल हाउस खरीद सकते थे। उसमें जीएसटी का एक बेनिफिट होता था उनको, प्लस और सारी भी बेनिफिट्स होती थी। तो मेरा मानना है बस ये एक चीज अगर रह गई हो, जो मैं ऐसा मानता हूं बहुत ही लोगों के बाइंग डिसीजन को अफेक्ट कर सकती थी, वो ये था। बिल्कुल, तो सही बात है आपका कि एक तरफ अगर हम इसे ऐसे देखें कि
कुछ नहीं हुआ तो अलग तरीका, और एक तरफ हम देखें कि कुछ उल्टा होता तो तकलीफ बढ़ती एक होम बायर के लिए, वैसा भी कुछ नहीं हुआ। तो ये देखने का नजरिया, अनुज जी क्या आप भी इसको इसी नजरिए से देखते हैं कि चलिए आपकी कोई मांग पूरी नहीं हुई, मांग तो हमेशा ही रहती है कि जितना मिल जाए स्वीटनर उतना अच्छा है, लेकिन उसका उल्टा भी हो सकता था, पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई, तो होम बायर के लिए एक विन विन सिचुएशन ही रही। विपिन जी, सबसे पहले तो मैं बहुत सहमत हूँ बोमन जी से, जो उन्होंने बोला कि कोई बजट कंप्लीट नहीं हो सकता अगर आपका शो पे हम ना आए। तो थैंक यू वेरी मच। आप हर साल इनवाइट करते हैं तो ऐसे लगता है अब कंप्लीट हुआ बजट। सेकेंड इज डायरेक्शनली आप देखें तो बड़ा कंसिस्टेंट रहा है इस गवर्नमेंट का एजेंडा ऑन रियल एस्टेट कि अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए जो भी चीज चाहिए वो मिलेगी आपको। 48,000 करोड़ उन्होंने ये मांग किया, 80 लाख घर की अनाउंसमेंट उन्होंने करी कि डिलीवरी मिलेगी 2022-23 के अंदर। अगर आप देखें तो मैक्रो पॉलिसीज पे ध्यान दिया गया, अर्बन कैपेसिटी बिल्डिंग पे निर्मला जी ने बोला, अर्बन प्लानिंग के लिए बोला, एंड ताकि वहां पे कैपेसिटी बिल्डिंग होए टीयर 2 टीयर 3 सिटीज के अंदर। क्लियरली जो आपका प्रश्न है मेरे हिसाब से भी मेरा जो आंसर है सिमिलर है बमन के जैसे, कि देखिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, जीडीपी ग्रोथ बढ़ रही है, सेंटिमेंट अच्छा हो रहा है, स्टॉक मार्केट ने आज काफी अच्छी सैल्यूट करी है इस बजट को। अगर सेंटिमेंट अच्छा चलता है और एम्प्लॉयमेंट अच्छी चलती है तो रियल एस्टेट की जो रेजिडेंशियल की डिमांड है वो ऑटोमेटिकली विपिन जी अच्छी हो जाती है। सो मेजर इंपैक्ट है कि जीडीपी, इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, सेंटिमेंट ये सही रहे, और ये बजट के बाद तो बिल्कुल सही रहा है, तभी तो स्टॉक मार्केट ने इतनी सैल्यूट करी है, 800 पॉइंट बढ़ा है। दूसरी बात है विपिन जी दैट इसके अंदर बहुत छोटे छोटे और इंपैक्ट्स हैं जो रियल एस्टेट को आए हैं अदर देन रेजिडेंशियल। जैसे अगर आप देखें तो डेटा सेंटर है, डेटा सेंटर को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दे दिया गया। जैसे आपने टच किया ये जो लॉजिस्टिक्स पार्क है, गति शक्ति कार्गो टर्मिनल, 100 गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स बनेंगे लॉजिस्टिक्स के लिए, वेयर हाउसिंग के लिए। बहुत बड़ी पॉजिटिव न्यूज है इसके अंदर। और इसमें आप देखेंगे कि काफी सारे रियल एस्टेट डेवलपर जो डेटा सेंटर्स में या वेयर हाउसिंग, इंडस्ट्रियल, लॉजिस्टिक्स के अंदर है, उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। ओवरऑल मैं बोलूंगा विपिन जी की बहुत ज्यादा मांगे थी कि डिमांड बढ़ाने के लिए, घरों की डिमांड बढ़ाने के लिए टैक्स की लिमिट्स आप थोड़ा इंटरेस्ट रेट्स के लिए बढ़ाएं। जो एटीसी है वो 2014 से लिमिट उतने की उतने पे है, तो उसको बढ़ाएं ताकि लोगों के हाथ में थोड़ा सा ज्यादा पैसा आ जाए फॉर होम बाइंग। पर वो नहीं हुआ, बट उससे कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा विपिन जी, बिकॉज मेरे को लगता है कि सेंटिमेंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एज लॉन्ग एज होम लोन रेट्स ऐसे ही रहे 6-6.5% के ऊपर, आप ग्रोथ देखते रहेंगे कि इसकी काफी स्टेबल रहेगी और काफी स्ट्रक्चरली ओवर द नेक्स्ट 3 to 5 years स्ट्रॉन्ग रेजिडेंशियल ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए मतलब चीजें ठीक है, उम्मीद हम करते हैं, लेकिन ना भी मिले तो भी वो जो दूसरे उपाय किए हैं सरकार ने उससे हमारी इकोनॉमी बेहतर होगी, तो अपने आप सभी सेक्टर्स को फायदा होगा, उसमें रियल एस्टेट भी शामिल है। डेटा सेंटर की आपने बात की, और निरंजन जी आपकी कंपनी डेटा सेंटर्स में भी काम करती है और अब उसको इंफ्रास्ट्रक्चर का दर्जा मिल गया है। साथ में शहरी विकास या अर्बन प्लानिंग कमेटी का गठन करने की बात कही गई है, जो अब और बेहतर तरीके से शहरों को डेवलप करेगी। जो हम देखते हैं थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि रेटिक डेवलपमेंट से या अनऑर्गेनिक डेवलपमेंट से, क्या ये वो कदम है जिससे हम चीजों को थोड़ा बेहतर तरीके से आगे बढ़ते हुए देखें? जस्ट इतना नहीं कि चीज महंगी हुई है, सस्ती हुई, लेकिन एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट आएगा। दोनों बात सही है आपकी कि हम ये सरकार में देखें तो टेक्नोलॉजी पोस्ट हर क्षेत्र में दिखाई जा रही है। ई कॉमर्स, ई कार्स, ई व्हीकल्स, ई ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, कार्बन फुटप्रिंट, ये सब ईजिन। दूसरी बात रही है कि डेटा के ऊपर काफी जोर दिया गया है। डेटा लोकलाइजेशन, डेटा प्राइवेसी, डेटा की सेंटर्स जो आप कर रहे हैं, जैसे हम अभी आज की तारीख में बात कर रहे हैं, वो पूरे डेटा सेंटर के द्वारा ये सब काम होते रहता है। तो मेरे अंदाज से ये डेटा सेंटर को जो प्रोत्साहित किया है सरकार ने, उसके हिसाब से काफी ये सेंटर में भारत में एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी टू ई कॉमर्स एंड आईटी बढ़ जाएगी। 5G आ जाएगा, ऊपर से ये डेटा सेंटर्स भी चलेंगे, तो मेरे अंदाज से एक कॉम्बिनेशन जो रहेगा, हमारी जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी पर जा रहे हैं,
वहाँ सर्विसेज, मीडिया और ये सेक्टर भी काफी इसमें बढ़ जाएगी, तो ये बहुत अच्छी बात है। एक दूसरी बात जो आपने कही कि वो हाई लेवल कमिटी ऑन अर्बन सेक्टर जो जाहिर किया है, वो बहुत महत्व की बात है। वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारे देश में हम बातचीत कर रहे हैं, कुछ हो गया है लेकिन काफी बाकी है। आज के तारीख भी हम देखते हैं कि हम बोलते हैं कि कुछ राहत मिली है, कुछ अच्छा हुआ है, कुछ ऑनलाइन अप्रूवल्स भी मिल रहे हैं, लेकिन काफी देर लगता है। तो इसलिए ये कमिटी जो पूरे बिल्डिंग बायलॉज को देखेंगे, रिफॉर्म्स को देखेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देखेंगे, मेरे अंदाज से ये ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर भी काफी जोर दे सकता है। तो इसलिए जो टाइम टू टेक ऑफ द प्रोजेक्ट्स कम हो जाएगा और उसके रफ्तार के कारण कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट्स भी कम हो सकते हैं। हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, 2 साल लगते हैं प्रोजेक्ट्स को ऑनलाइन करने में, वो अब सपोज 3, 4, 6 महीने में हो जाए तो बहुत ही फर्क हो सकता है। तो ऑल इन ऑल देखा जाएंगे तो ये आइडिया सब सही है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंटेशन ये कैसे करते हैं उसके ऊपर जाहिर है, क्योंकि काफी ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जहां स्टेट्स और सेंटर दोनों को पार्टनरशिप में ये काम करना होता है। जैसे लैंड टाइटल्स की बात करिए, लैंड टाइटल्स के बारे में कितने सालों से बात चल रही है कि हम इसमें सुधार लेके आएंगे, लेकिन कुछ अब तक हुआ ही नहीं है, बहुत कम ही हुआ है और उसको भी इम्प्रूवमेंट करने में जरूरी है। जरूर कुछ काम हुआ है हर क्षेत्र में, लेकिन इतना नहीं हुआ है कि हमें एक राहत मिले या बिल्डर को इतने ऐसा हो जाए कि इसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। आप एफिशिएंसी, कॉस्ट इनपुट, मैनेजमेंट और प्रोजेक्ट्स के ऊपर ध्यान दीजिए, अप्रूवल के ऊपर नहीं। तो ये सब जो बातें हैं, आई थिंक मेंशन्ड इन द बजट बाय सीताराम जी इज अ वेरी 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 बिग फ्लैग ऑफ जो हमें ये खुशी होती है कि एटलीस्ट उनको ध्यान में आया है कि ये सब करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। तो पवन साहब, जो निरंजन जी ने आखिरी में कहा कि लैंड टाइटल की जो बात है, तो एक और अनाउंसमेंट रही, शायद ज्यादा ध्यान उस पर गया नहीं क्योंकि मैंने कहीं कोई रिएक्शन नहीं सुनी। वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन की बात वो कर रही हैं। ऑलरेडी कई राज्यों में डिजिटाइजेशन का प्रोसेस वो स्टार्ट है और उसको जो NGDRS है उससे जोड़ने की बात कर रहे हैं। मतलब कुल मिला के अंत में ये होगा कि एक समय ऐसा आएगा जब आप कहीं से भी किसी भी जगह से जो डीड है, रजिस्ट्रेशन है, वो कर पाएंगे। क्या ये एक बहुत क्रांतिकारी कदम होगा? बिल्कुल होगा विपिन जी। आप देखेंगे तो डिजिटाइजेशन से ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है और अगर आप एक डॉक्यूमेंट, वन लैंड वन डॉक्यूमेंट अगर करें तो इससे फायदे बहुत सारे होंगे। यू विल बी एबल टू कट आउट, जिसको कहते हैं जड़ ऑफ करप्शन, इन अ लार्ज वे। और मैं मानता हूं इसमें जो इनकम यहाँ वहां चली जाती है वो बराबर जगह में रहेगी। बट विपिन जी, एक और पॉइंट कहना था जो रह गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में भी सुधारा किया गया है एंड रियल एस्टेट जब इसके मायने में आएगा तो आज की तारीख में जो 27-28% हम कैपिटल गेन्स भरते हैं रियल एस्टेट पे, वो करीबन एटलीस्ट 4% का इम्पैक्ट आना चाहिए, ऐसे मेरी समझ है। और दूसरा, आप देखेंगे तो FM ने इसके ऊपर भी जोर दी कि रिडक्शन ऑन टाइम्स फॉर अप्रूवल्स जो होता है, लाइक निरंजन जी मेंशन्ड, उसमें अगर इफ इट इज इम्प्लीमेंटेड राइटली, लाइक निरंजन भाई सेड, तो मैं मानता हूं वी विल बी वेरी हैप्पी। हम सब बहुत खुश हो जाएंगे बिकॉज टाइम इज मनी। हम सब पैसा ब्याज पे लगाते हैं या हमारी इक्विटी जो लगती है उस पर रिटर्न चाहते हैं, और अगर इसमें टाइम बचेगा, और ये सारे स्टेट सब्जेक्ट्स हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो है वो एक बार डायरेक्शन देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, तो उसका पालन होता ही है। एंड थर्ड पार्ट वाज, आप देखेंगे तो उन्होंने कहा दैट एक्सेस टू कैपिटल एंड रिडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल की तरफ भी फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग उनका ध्यान है। मैं मानता हूं दिस ऑल्सो विल बी अ स्टेप विच विल अलाउ फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग, जिसकी मांग सबसे ज्यादा है हमारे देश में। और प्रधानमंत्री जी ने इसकी मांग तब की थी कि 2022 तक सबके सर पे एक छत होगा, बट ये कोविड के आने से शायद उसकी गति रुक गई थी। अब मेरा मानना है अगेन आवर डेवलपर फ्रेटर्निटी जो है वो पूरे जोर से इस पे लग जाएगी। मैं वंस अगेन रिपीट करता हूं, हर बार कुछ मिलना, ऑफ कोर्स इट इज नाइस, हर बार कुछ मिलना जरूरी नहीं होता है। हमारी इंडस्ट्री आज की तारीख में अच्छी गति पे है। हम अगर सब इसका ये नेगेटिव नहीं हुआ उसका एडवांटेज लें तो भी हम काफी अच्छे जगह में हैं। नहीं, बिल्कुल इसी अंदाज में देखना चाहिए इस चीज को। तो अब आप लोगों से थोड़े नंबर ले लेते हैं, रैंकिंग्स ले लेते हैं। तो अनुज जी, 2 रैंकिंग करनी है।
एक तो आप रियल एस्टेट के लिहाज से कितने अंक देंगे बजट को, और साथ में अगर ओवरऑल बजट देखें, हम सिर्फ रियल एस्टेट की बात ना करें, तो कितने अंक देंगे? दो रिपोर्ट कार्ड आपको देने हैं। सो विपिन जी, रियल एस्टेट पे मैं इसको 8 on 10 दूंगा, और अदरवाइज मैं इसको 8.5 to 9 on 10 दूंगा। 2 पॉइंट आपने बड़े अच्छे बोले विपिन जी, कि इसके अंदर फाइन प्रिंट जब आप देखने जाते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं इवन रियल एस्टेट के लिए, क्योंकि कई लोग बोलेंगे आपने 8 on 10 क्यों दिया, इसमें तो बहुत ज्यादा आया नहीं। जैसे आपने ये लैंड रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट का बोला, रजिस्ट्रेशन का बोला, कि कहीं से भी रजिस्ट्रेशन हो सकती है, ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। घर होम बायर को रजिस्ट्रेशन करना एक बहुत सिरदर्दी है। अगर ये कहीं से भी आप कर सकते हो, वन नेशन वन रजिस्ट्रेशन, इट विल बी बिग थिंग। सेकंड इज विपिन जी, अगर आपने उसमें सुना हो तो बड़े निर्मला जी ने बोला कि हम सेंटर और स्टेट मिलके बैठेंगे ऑन अफोर्डेबल हाउसिंग टू इंश्योर के रिडक्शन ऑन टाइम टेकन फॉर लैंड अप्रूवल एंड फॉर कंस्ट्रक्शन फॉर अफोर्डेबल हाउसिंग कैसे कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप देखेंगे काफी मिलजुल के बात होगी सेंटर और स्टेट की। कई लोग बोलते हैं अरे ऐसे कैसे होगा, स्टेट का रियल एस्टेट तो स्टेट का सब्जेक्ट होता है, पर आप देखिए विपिन जी, रेरा आज सबके एप्लीकेबल हुआ ही ना, सेंटर ने शुरू किया और स्टेट ने सब जगह पे लगाया ही। सो ये डायरेक्शनली आप देखेंगे तो बहुत अच्छी तरह मूव हुआ है। ये काफी ईज लेके आएगा, ट्रांसपेरेंसी लेके आएगा, उससे वॉल्यूम जो है रियल एस्टेट ट्रांजैक्शंस का बहुत बढ़ेगा। इसीलिए मैं इसको 8 on 10 दूंगा एंड ओवरऑल बजट को 8.5 और 9 on 10। बहुत बढ़िया। निरंजन सर, आपके स्कोर्स क्या रहेंगे? रियल एस्टेट में 7 on 10 दूंगा। मेरे अंदाज से दो बहुत महत्व के पॉइंट रह गए हैं ये बजट में। एक है रेंटल हाउसिंग पर। सरकार ने 2 साल पहले मेंशन किया था कि रेंटल हाउसिंग के ऊपर काफी जोर देने वाली है, पर मैं 2 सालों में कुछ रेंटल हाउसिंग के ऊपर कोई राहत नहीं देखी। हमने सुझाव दिया था कि स्टैंडर्ड डिडक्शन जो आज 30% है उसको 50% करना चाहिए, क्योंकि रिटर्न ऑन रेंटल रेजिडेंशियल हाउसिंग 2-2.5% है और कमर्शियल के ऊपर 6-8% है। इसलिए का इंटरनेशनल फंड सब कमर्शियल पर इन्वेस्ट करते हैं, रेजिडेंशियल पर नहीं। दूसरी बात रही है कि काफी हमारे प्रोजेक्ट्स जो बिल्डर फंसे हुए हैं, काफी देखेंगे नोएडा, ग्रेटर नोएडा के एरिया में लगभग 3 लाख मकान अभी भी फंसे हुए हैं और स्वामी फंड सिर्फ 25,000 का टोटल है। हम एक अपेक्षा रखते थे कि जो स्वामी फंड्स को राहत दी है लास्ट माइल फंडिंग को, वो लगभग 1,25,000 करोड़ को बना दे। HDFC तैयार है, ICICI तैयार है, कोटक महिंद्रा तैयार है। ये सब राहत उन्होंने इंडस्ट्री को नहीं दी जो फंसे हुए बिल्डिंग्स और मकान हैं और क्लाइंट्स भी वहां फंसे हैं। तो इसलिए मैं 7 on 10 देना चाहता हूं और 8 on 10 इसलिए मैं ओवरऑल देना चाहता हूं क्योंकि जैसे आपने कहा एक विजनरी बजट है, फॉरवर्ड लुकिंग बजट है। ये 10 साल आगे देख रहा है। जो अभी नॉर्मली पॉलिटिशियन क्या करते हैं, क्या वो अभी इलेक्शन है इसलिए शॉर्ट टर्म थिंकिंग कर रहे हैं। तो मेरे अंदाज से निर्मला सीताराम जी ने हट के वो पॉलिटिकल बजट नहीं करके एक फॉरवर्ड लुकिंग बजट किया है, जहां इनकम, एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर सबके ऊपर ध्यान दिया है। सो आई वुड कंसिडर ओवरऑल बजट एज 8। चलिए, तो बढ़िया, ये 2 स्कोर मिले हैं। क्विकली बमन साहब, क्योंकि मेरा समय अब समाप्त हो गया, तो आपके दोनों स्कोर्स क्या रहेंगे? मैं निरंजन भाई के साथ जाऊंगा 7 on 10। इतना सब नेगेटिव, इतना सब पॉजिटिव होने के बावजूद उन्होंने कोई नेगेटिव नहीं किया है, बट वो करना चाहते तो कुछ और पॉजिटिव कर पाते थे। और ओवरऑल बजट के लिए मैं आपको ये कहूंगा कि ऑन इंटेंट आई गिव इट 9 एंड ऑन एग्जीक्यूशन वी शुड मीट अगेन। बट ये गवर्नमेंट का, मेरी जो एक्सपीरियंस है, वो एक बार इंटेंट जाहिर करती है तो फिर एग्जीक्यूशन में बहुत माहिर होती है। तो आई वुड लाइक टू से एडवांस में उसको भी 9 on 10 देना चाहिए। चलिए, तो बहुत ही अच्छे मार्क्स मिल गए इस बजट को। मतलब रियल एस्टेट से मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन वहां भी 70% से ऊपर तो हर हाल में मिला, 80% तक भी गया और ओवरऑल भी अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं। वेल, सही बात है कि शायद हर बार उतना नहीं मिलता, खुद भी बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन जो स्थितियां, हालात हैं, उस हिसाब से जैसा बजट आया वो एक फॉरवर्ड लुकिंग है और उसमें सारे सेक्टर्स को शायद आगे चलते हुए एक बेहतरीन मौका मिलेगा अर्थव्यवस्था के अंदर। आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार। थैंक यू। थैंक यू।